नमस्कारं भवतां सर्वेषां अस्मिन् संस्कृत कक्षायां। प्यारे छात्रों, आज का जो हमारा विषय है वह पवित्र पर्यावरण को कैसे बढ़ाया जाए इस विषय पर है। यहाँ पर जो कवि हरिदत्त शर्मा जी हैं वे प्रदूषण से परेशान हैं और अपने मन की भावना प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि काश हमें एक पवित्र स्थान पर, प्रदूषण रहित स्थान पर रहने का मौका मिल जाए। ऐसा नहीं कि आज ये समस्या हुई है और इस समस्या के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया है। ये समस्या तो पहले से थी, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसको समझा और समस्या के निवारण के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्सवों के माध्यम से पर्यावरण वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास किया। बच्चों, हमारे पुराणों में एक वाक्य आता है, 10 पुत्र समो द्रुमः, 10 बेटों के समान एक वृक्ष होता है। पाठ शुरुआत करने से पहले अब मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं और उसके बाद हम इसके पदों को पढ़ेंगे और भावार्थ को भी समझेंगे। एक व्यक्ति एक बार कहीं पर घूमने जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है जो कि जिनकी उम्र लगभग 95 वर्ष हो चुकी है। वे अपने कमजोर हाथों से पौधे आम का लगा रहे हैं। नवयुवक ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको हंसी आई। सोचा उसने कि क्या बात है, मरने की कगार पे आ गए लेकिन अभी मोह माया नहीं गई इनकी। अब देखिए, इतनी उम्र हो गई, अब बुढ़ापे में आम के पेड़ लगा रहे हैं, अभी क्या करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन फिर भी मजाक करने की इच्छा से वह व्यक्ति जाता है उस वृद्ध व्यक्ति के पास और पूछता है कि जी दादाजी, बताइए जरा मुझे कि ये अब तो आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं, तो ये आम का पेड़ उगा के आप क्या कर लेंगे? वृद्ध ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वृद्ध ने कहा कि बेटा, जब मैं छोटा था तो पता नहीं किसने आम के पेड़ लगाए थे, हमारे बुजुर्गों ने लगाए होंगे शायद, और उसका हमने फल खाया और फल खाते हुए बड़े हुए। तो हम चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए ये वृक्ष लगा के जाएं। कैसी रही होगी परोपकार की भावना। तो कुछ इसी प्रकार की परोपकार की भावना पर आधारित और प्रदूषण से भ्रमित लेखक कवि अपनी बात को यहाँ पे रख रहे हैं। हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने पाठ पर आते हैं, जहाँ पे कि हम इसके भावों को, अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थों को समझेंगे और उसके बाद हम उसके अर्थ, भावार्थ को समझेंगे। यहाँ पे दुर्वहम और अत्र जो पहला शब्द है, ये 2 शब्द यहाँ पर हैं, दुर्वहम धन अत्र। दुर्वहम का अर्थ होता है कठिन है, अत्र मतलब यहाँ पर, जीवनम यानी जीवन, यहाँ पर जीवन कठिन है। प्रकृति ही एव, इसमें भी 2 शब्द आते हैं। प्रकृतिरेव शरणम यानी प्रकृति ही एक शरण स्थली है। शुचि पर्यावरणम, पवित्र पर्यावरण, काश हमें पवित्र पर्यावरण मिल जाता। पूरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से होता है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहां पर जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है।
प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र शरण स्थली बची है। काश हमें पवित्र पर्यावरण मिल जाए, काश हमें पवित्र पर्यावरण मिल जाए। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो शहर में रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, और इसलिए वो ऐसी कामना कर रहे हैं। जो पंक्ति की अगली लाइन है, महानगर मध्य चलदनिशम कालाय सचक्रम, कवि ने महानगरों की बात की। तो महानगरों की क्या स्थिति है बच्चों, हम इस छोटे से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ये महानगरों की स्थिति है कि किस प्रकार से बिल्डिंगें बनी हुई हैं दूर दूर तक, और कहीं कहीं तो बड़े बड़े चिमनी के धुएं निकल रहे हैं। साथ में नगरों की क्या स्थिति है, शहरों की, कि यहाँ पर सड़कें इतनी ज़्यादा हैं और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ कितनी प्रदूषित हैं कि आप मतलब सोच सकते हैं, और अगर चाहें तो आपको सड़क पे ये दृश्य दिख भी जाएगा। तो जो कवि है वो रहता कहाँ पे है, शहरों में बेचारा रहता है। और शहरों की स्थिति कैसी है कि यहाँ पर चिमनी के धुएं निकल रहे हैं, गाड़ियों की ये हालत है, शोर शराबा है, और कवि बेचारा क्या है, वो चिंता मग्न है कि काश मुझे शुद्ध पर्यावरण मिल जाता तो कितना अच्छा होता। इसीलिए उसने अपनी विचारधारा को रखते हुए कहा कि महानगरों के मध्य में यानी शहरों में चलदनिशम, चल रहा है, अनिशम मतलब दिन रात चल रहा है, कालाय सचक्रम, लौह चक्र चल रहा है। लौह चक्र से मतलब है पहिए यानी व्हील्स, अर्थात गाड़ियों के लिए बोला गया। और अगर वैसे हमारी जो शब्दार्थ की पुस्तक है उसमें तो कालाय सचक्रम के लिए लौह चक्र ही बोला गया है, लेकिन अगर हम थोड़े से अर्थ को और गहराई से समझें तो हम देख सकते हैं कि कालाय सचक्रम यानी जो पहिए घूम रहे, काल के लिए, मृत्यु देने के लिए पहिए घूम रहे हैं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ होता है कि महानगर के मध्य में दिन रात लौह पहिए, लौह चक्र चल रहे हैं, जो मनः शोषयत, मन को सुखा रहे हैं, तनु पेशयद, तनु यानी होता है शरीर। आप लोगों ने सुना होगा कि तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, आरती तो सुनी होगी। तो तनु मतलब क्या होता है, तन का मतलब होता है शरीर। तो मनः शोषयत, मन को सुखा रहा है, तनु पेशयद, तन को यानी शरीर को पीस रहा है, नष्ट कर रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति यानी घूम रहा है, सदा हर समय, वक्रम यानी टेढ़ी चाल, टेढ़ा घूम रहा है। तो जो यहाँ पर पहिया चल रहा है वो कैसा है, सदैव टेढ़ी चाल चल रहा है, वो मन को सुखा रहा है और शरीर को पीस रहा है। दुर्दांतः दशनैः अमुना, दुर्दांतः मतलब होता है भयानक,
दशनैः मतलब दांतों से, दांतों के द्वारा, भयानक दांतों के द्वारा, अमुना इसके भयानक दांतों के द्वारा, स्यात् नैव, स्यात् न और एव, यहां पे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो स्यात् न और एव ये तीन शब्द इसमें निकल के आते हैं। नहीं होना चाहिए, जन ग्रसनम, लोगों को ग्रास नहीं बनना चाहिए, यानी कि ये ऐसी स्थिति ना बने कि ये जो प्रदूषण रूपी राक्षस है इसके भयानक दांतों से लोगों का विनाश हो जाए, कवि ये बोलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहला जो पद पढ़ा, इसमें हम जो चार पंक्तियां हैं इन चारों पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं और फिर अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। कवि जो है रहता है शहरों में और वो सोच रहा है कि यहाँ पर जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है, अब प्रकृति ही एकमात्र शरण स्थली बची है, काश हमें पवित्र पर्यावरण मिल जाता, पवित्र पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण। महानगरों के मध्य में दिन रात ये जो मृत्यु रूपी लौह चक्र चल रहा है, यह मन को सुखा रहा है और हमारे शरीर को पीस रहा है। ये सदैव टेढ़ी चाल चल रहा है, इसके भयानक दांतों से लोगों को ग्रास नहीं बनना चाहिए, अर्थात लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। तो कवि की ये इच्छा है कि काश उसे कहीं पवित्र पर्यावरण मिल जाए। दूसरा पद जो है वहां पे उसने बात की है जो दूसरे प्रदूषण कारक वस्तुएं हैं, यंत्र हैं, उनकी बात की है। कज्जल मलिनम धूमम, काजल के समान मलिनम मैला, काजल के समान मैला, धूमम यानी होता है धुआं, काजल के समान मैला धुआं, मुंचति छोड़ रहे हैं अर्थात फैला रहे हैं। शत शकटी यानम, शत यानी होता है 100, शकटी यानम यानी गाड़ियों के लिए बोला गया। यहाँ पे गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ निरंतर काजल के समान, यानी काजल बहुत काला होता है, उसके समान काले काले धुएं को फैला रहे हैं, छोड़ रही हैं गाड़ियाँ। वाष्पयाना यान माला संधावती, वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान क्या होता है? वाष्पयान बोलते हैं ट्रेन को, यानी रेलगाड़ी को। आपने सुना होगा पुराने समय में कोयले वाली जो रेलगाड़ियां चलती थी, तो उसके बारे में यहाँ वाष्प यानी होता है जो भाप या धुआं निकलता है, उस अर्थ में यहाँ पे वाष्पयान बोला गया है। तो वाष्पयान माला, रेलगाड़ी की पंक्ति संधावती दौड़ रही है, धावती आपने पढ़ा होगा, दौड़ रही है, धाव यानी दौड़ना, धावत मतलब दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ रही है। वितरंती ध्वानम, वितरंती मतलब वितरण करते हुए, बांटते हुए, ध्वानम यानी ध्वनि, ध्वनि का मतलब आवाज। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण फैलाते हुए रेलगाड़ी की पंक्तियां तेज से दौड़ रही हैं। याना नाम पंक्तियों अनंता, यानों की यानी गाड़ियों की पंक्तियां, लाइनें अनंता अनंत हो गई हैं। यहाँ पे जो गाड़ियां हैं ये कैसी हैं? अभी सड़कों की स्थिति कैसी है कि आप सुबह से बैठ जाइए, शाम तक गाड़ियां खत्म ही नहीं होंगी, लगातार बढ़ती है। चले जाइए, आप देखिए रेलवे स्टेशन के पास सूरत, आप देखेंगे कि 1 मिनट के लिए सड़क खाली नहीं मिलेगी। वो अलग बात है कि कोरोना वायरस है तो थोड़ी खाली हो गई है, तो उसको ध्यान रखते हुए याना नाम पंक्तियों अनंता, गाड़ियों की पंक्तियां ही और अनंता अनंत हो गई हैं। कठिनम संसरणम, अब संसरण करना यानी चलना कठिन हो गया है। यानी अगर हम कभी हमें मौका मिले कि हम 4 रास्ते पे सड़क पार करें तो बड़ी मुश्किल से समय मिलता है और अंतिम में हिम्मत दिखा के हमें क्या करना पड़ता है कि हम देखते हैं कि आ रहा है तब भी ऐसे हाथ करते हुए दौड़ के पार चले जाते हैं, और पार जाने के बाद हमें लगता है कि ओह चलो बच गया, नहीं वो अगर कार वाला ठोक देता तो क्या होता। तो कहने का मतलब है कि संसरण चलना बहुत कठिन हो गया है, काश मुझे पवित्र पर्यावरण कहीं पर मिल जाए। पूरे 3 पंक्तियों का जो भावार्थ है वो इस प्रकार से आता है कि सैकड़ों यान, सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान मैले धुएं को फैला रही हैं। रेलगाड़ी की पंक्ति ध्वनि प्रदूषण करते हुए चल रही है, दौड़ रही है। हजारों गाड़ियों की पंक्तियां
सड़कों पे चल रही हैं, अनंत हो गई हैं, जिससे हमारा संसरण करना, हमारा चलना बहुत कठिन हो गया है। पवित्र पर्यावरण, काश पवित्र पर्यावरण हमें मिल जाए। वायुमंडल, अगली हमारी जो तीसरा पद है, वायुमंडलम भृशम दूषितम। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल यानी हमारे चारों तरफ जो वायु है, भृशम दूषितम, अत्यधिक दूषित हो गई है। न ही निर्मलम जलम, निर्मल, मल युक्त यानी निर्मल मतलब होता है कि स्वच्छ, स्वच्छ जल भी कहीं नहीं है। और इसीलिए तो देखो घरों में आजकल क्या कर रहे हैं कि आरओ प्लांट लगा के अपना, या कहीं से ऐसे जल ले रहे हैं, सीधे सीधे मिट्टी का पानी नहीं पीते, जो हमारे बोरिंग से आता है उसको नहीं पीते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कवि कह रहा है कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो चुका है, नहीं निर्मलम जलम, निर्मल जल भी यहाँ पे नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, कुत्सित मतलब खराब हो गई हैं, वस्तु यानी वस्तुएं, खराब वस्तुएं, मिश्रितम मिला दी गई हैं। भक्ष्यम, भक्ष्यम मतलब होता है जो चीजें हम भक्षते हैं यानी खाते हैं, जो हम खाते हैं उन चीज़ों में क्या है, खराब चीज़ें मिला दी जाती हैं। जैसे अगर आप देखते होंगे तो अभी होली का त्यौहार गया है, तो आपने सुना होगा कि समाचार में कि आज यहाँ पुलिस ने छापा मारा और इस दुकान में इतना नकली मावा पकड़ा गया, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो क्या हो रहा है कि सामान जो भी हैं वो उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट की जा रही है कि व्यक्ति खा रहा है और खाने के बाद बीमार भी हो रहा है। इसीलिए कवि प्रस्तुत करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि जो जितने सामान है, खाने की चीज़ें हैं, उसमें भी मिलावटी चीज़ें की जा रही है। आपने ध्यान दिया होगा, नहीं जानते होंगे तो मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा कि जो किसान हैं वे भी आज दो प्रकार की खेती कर रहे हैं। एक कैसी खेती जिसमें खूब खाद ये वो यूरिया डाल के इतना जैसे ज़्यादा उपज हो जाए और लोगों को बेच के ज़्यादा कमा लें। और दूसरी कैसी है जो अपने लिए अपने प्रयोग के लिए वो खेती करते हैं, यानी उसमें वो कोई भी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेंगे, यूरिया ये सब जो भयानक रोग पैदा करने वाले खाद्य सामग्रियों को नष्ट करने वाली चीज़ें, इसका प्रयोग नहीं करते, अपने लिए रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कवि ने व्यक्त किया कि जितने सामान खाने की चीज़ें हैं वो मिलावटी हो गई हैं। समलम धरातलम, धरातल यानी धरती का तल, धरती का ऊपरी भाग, समलम मल युक्त हो गया है, गंदगी से भर गया है। पूरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से होता है कि जो खाद्य पदार्थ हैं वे मिलावटी, जो खाने वाली चीज़ें सही नहीं है उसको उसमें मिला दिया गया है और पूरा धरातल गंदगी से भर गया है। करड़ियम बहु अंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम, करड़ियम बहि अंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम। करड़ियम मतलब अब करना चाहिए, करने के योग्य है, करने लायक है। बहि अंतर जगत, इसमें तीन शब्द हैं, बाहर और आंतरिक, यानी संसार में बाहर और अंदर से, यानी घर में और घर के बाहर हर जगह बहु शुद्धिकरणम, बहुत शुद्धता करने की जरूरत आन पड़ी है। काश हमें पवित्र पर्यावरण मिल जाता। तो पूरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से बनता है कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, निर्मल जल नहीं है, सामान जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें खराब चीज़ें मिला दी गई हैं, पूरा धरातल गंदगी से भर गया है। अब तो बाहर और अंदर पूरे संसार में अत्यधिक शुद्धिकरण करने की जरूरत है। काश हमें पवित्र पर्यावरण मिल जाता। चौथा पद हम देखते हैं, कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहु दूरम। अब इतना परेशान कवि हो जाता है कि कहता है ओह काश कंचित कालम, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, नय मुझे ले चलो, माम मुझको, माम अस्मात् नगरात दूरम, मुझे इस नगर से दूर कोई मुझे थोड़ा ले चलो, दूर ले चलो, इसमें मैं परेशान हो गया हूँ। और फिर वो अपनी मन की एक कामना देखता है। कभी कभी हम आंख बंद करके भी फिल्में देखते हैं, तो उसकी क्या फिल्म चल रही है, प्रपश्यामि ग्रामांते, गांव के बाहरी भाग में, प्रपश्यामि मैं देख रहा हूँ, निर्झरम झरने, नदी नदियाँ, पयःपूरम
और तालाब, मैं नदियां, झरने और तालाब का दर्शन कर रहा हूं गांव के बाहर। एकांते कांतारे षण्मपि, एकांते एकांत, कांतारे यानी वन में, एकांत वन में, क्षणमपि क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए भी, स्यात् में संचरणम मेरा संचरण हो जाए, क्षण भर के लिए उस एकांत वन में मेरा संचरण हो जाए तो कैसा होगा। यानी वो कामना करता है, सोचता है कि काश मैं ऐसे प्राकृतिक वन में पहुंच जाता जहाँ पे न शोर शराबा होता, केवल शांति और आनंद होता, प्रदूषण नहीं होता। अब अगली पंक्ति वो कहना चाह रहे हैं, जो 5वीं पंक्ति है कि हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया। अब उसी कामना को जो उन्होंने पहले सोचा था कि कोई मुझे शहरों से बाहर थोड़ी देर के लिए दूर ले चले, शहरों से, मैं गांव के बाहर झरने, नदियां, तालाब देख रहा हूं, मैं एकांत वन में काश थोड़ी देर के लिए संचरण कर लेता, थोड़ी देर के लिए मैं प्रवेश पा लेता। उसी कामना को, इच्छा को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया। हरित तरुणाम यानी ऐसी जगह पे मैं जाऊं जहां पे हरे भरे वृक्ष हो बहुत सारे। हरित तरुणाम, और क्या सोचता है, ललित लता नाम, हरी भरी, ललित वैसे अर्थ है सुंदरता के अर्थ में, लावण्य युक्त, लेकिन यहाँ पे हम हरे भरे से भी मतलब ले सकते हैं। हरी भरी लताएं हो, माला रमणीया, उनकी माला में पंक्तियां, रमणीया सुंदर, रमणीय मतलब सुंदर, दर्शनीय, तो सुंदर मालाएं हो जहां पर हरे वृक्षों की और हरी भरी लताओं की। कुसुमावली समीर चालिता, कुसुम अवली, कुसुम यानी फूल, अवली यानी पंक्ति, फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता जो धीरे धीरे हवा से चल रही है, यानी फूल खिले हुए हैं, धीरे धीरे हवा चल रही है और वो फूल हिल रहे हैं इधर उधर, ऐसे दृश्य की कामना कवि करते हैं। कुसुमावली समीर चालिता, हवा से, समीर यानी होता है हवा, चालिता यानी चलाया गया। स्यात् में वर्णीया, मैं ऐसे दृश्य को, ऐसे समय को वर्ण करना चाहता हूं, प्राप्त करना चाहता हूं। वर्ण करना यानी प्राप्त करना, स्वीकारना। तो कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णीया, अगर दोनों लाइनों को हम मिला दें तो जहां पे वो कवि प्रकट करना चाहते हैं कि जहां पे हरे भरे वृक्ष हों, जहां पर हरी भरी लताएं हों, उनकी पंक्तियां हों, फूल जहां पर हवा से चलायमान हो, ऐसे समय को, ऐसे स्थान को मैं वर्ण करना चाहता हूं, ऐसी जगह को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और उनकी क्या अगली इच्छा है कि नवमालिका रसालम मिलिता। नवमालिका यानी होता है मल्लिका, एक फूल होता है, यानी जिसे हम चमेली का फूल भी बोलते हैं कुछ लोग। तो चमेली के फूल की कहते हैं कि सुगंध बहुत ही तेज होती है। तो चमेली के फूल जहाँ पे हो, जहाँ पर रसालम आम के वृक्ष हो, ऐसे जहाँ पे दृश्य हो, स्थान हो, वैसा मुझे संगम प्राप्त होता, यानी ऐसी जगह पर मैं काश पहुँच सकता। नवमालिका रसालम मिलता, मुझसे नवमालिका यानी चमेली और आम के वृक्ष मिलते। रुचिरम संगमनम, रुचिरम यानी अच्छा होता, संगमनम यानी संगम, उनका मिलन बहुत अच्छा होता। इन तीनों पंक्तियों का अर्थ एक बार हम पूरी एक साथ देखते हैं। हरे वृक्षों और हरी भरी लताओं की पंक्ति सुंदर होती, हवा से धीरे धीरे कुछ फूलों की पंक्तियां चलती रहती, ऐसे स्थान का मैं वर्ण करना चाहता हूँ जहाँ पर चमेली के फूल और आम के वृक्ष होते। इनका मिलना, इनका संगम मेरे लिए बहुत अच्छा होता। ऐचल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। अगली बात जो वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी छठवीं पंक्ति है पद का, ऐचल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। ऐचल अरे, चल यानी चलो, बंधो भाई, अरे भाई चलो, खग कुल कलरव, खग यानी होता है पक्षी,
खग कुल कलरव, जहां पे पक्षियों का खानदान यानी वंश, जहां पे बहुत सारे पक्षी हों, उनका कलरव होता रहे। कलरव यानी पक्षियों की आवाज को बोलते हैं। जहां पर पक्षी आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे गुंजित वन देशम, गुंजित यानी गुंजार जहां पे हो रहा है, जहां पे गूंज रही है आवाज, वन देशम यानी वन के प्रदेश में, वन के क्षेत्र में। पूरी पंक्ति इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अरे भाई चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां पे पक्षियों, जिस वन प्रदेश में पक्षियों के वंश यानी पक्षियों, बहुत सारे पक्षी अपनी मधुर आवाज, मधुर कलरव को चारों तरफ फैला रहे हैं। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम। पुर कलरव, पुर मतलब क्या होता है? पुर यानी हमने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे रायपुर, रामपुर, कुछ लोग तो सिंगापुर वो भी बोलते हैं। तो अभी पुर का मतलब होता है नगर यानी शहर। तो यहां पे बोला गया कि पुर कलरव यानी शहरों के कलरव, शहरों की आवाज। अब शहरों की क्या आवाज है? गाड़ियों का हॉर्न, गाड़ियों के चलने की आवाज, कंपनियों में जो आवाज निकल रही है, और फिर प्लेन के उतरने की आवाज, चारों तरफ शोर शराबा, इसे बोला गया यानी ध्वनि प्रदूषण को बोला गया पुर कलरव। तो शहरों में जो कलरव यानी शोर शराबा, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उससे दूर, उससे संभ्रमित जनेभ्यो, संभ्रमित का मतलब भ्रमित हो गए हैं लोग, जनेभ्यो लोगों को, जो लोग भ्रमित हो गए हैं शहरों के ध्वनि प्रदूषण से, ऐसे लोगों के लिए धृत धारण करो सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण कर लो। वो बोल रहे हैं कि अरे भाई मैं तो बोलता हूं कि चलो किसी ऐसे वन में चलते हैं जहां पक्षियों का कलरव हो रहा है, ये सुख का संदेश हमारे शहर के लोगों को भी देना चाहता हूं, ताकि वे लोग भी इस ध्वनि प्रदूषण से निकलें और इसके बारे में भी सोचें कि काश वन में, एकांत में वो कभी बैठ पाते। बच्चे, वैसे मैं बताऊं कि कभी आपको मौका मिले तो अपने शहरों से दूर किसी एकांत गांव में जाइए। आपको महसूस होगा कि जगह क्या होती है। सुविधाओं का अभाव है, लेकिन शांति और आनंद कूट कूट कर भरे हुए हैं, खिल रहे हैं। आपको इतना अच्छा लगेगा कि पूछिए मत। पता है, आप शहरों में सड़क के किनारे रहते रहते इतने अभ्यासगत हो जाते हैं ध्वनि प्रदूषण के कि कितनी भी गाड़ियां चले आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। लेकिन अगर किसी दूर गांव का एक आदमी एक दिन आपके इस शहर में आके बैठ जाए तो उसके लिए तो महीनों तक सोना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको नींद ही नहीं आएगी, इतना तेज आवाज़। धीरे धीरे उसको भी अभ्यास हो जाएगा तो भी उसको भी शांति का एहसास इसी में होने लगेगा। तो अंतिम जो 6वें पद की पंक्ति है, चाक चिक्य जालम। चाक चिक्य जाल मतलब होता है चकाचौंध भरी जिंदगी। चकाचौंध भरी जिंदगी कुर्यात न करे जीवित रस हरणम, हमारे जीवन के रस का हरण न करे। जीवित यानी जीवन, रस यानी आनंद का, हरण मतलब छीन लेना, हरण कर लेना। तो चकाचौंध भरी जिंदगी हमारे जीवन के आनंद का हरण न कर ले। अब चकाचौंध भरी जिंदगी क्या है? दिखावा। शहरों में इतना ज़्यादा दिखावा है बच्चों की मैं क्या बताऊं। अगर आप इसी से समझ सकते हैं कि दिखावे का स्तर, कि लोग चाहें तो घर में एक गाड़ियों से भी काम चल सकता है, लेकिन दिखावा ऐसा कि उन्हें लगता है कि आज हमारे पड़ोसी के पास एक नई गाड़ी और बड़ी गाड़ी आई है, तो उन्हें लगता है कि मैं जो है ये पुरानी वाली हटाकर मैं भी इससे अच्छी नई गाड़ी लाऊं। दिखावा इतना है। दिखावा ऐसा है कि मसाले को सील से यानी पत्थर वाला जो आता है ना सील, उस पर पीस सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारे पड़ोसी के यहाँ तो मिक्सर आ गया है तो हम क्यों नहीं लाएं, हमको भी उससे कुछ अच्छा नया जो अपडेटेड वर्जन कुछ मार्केट में आया है उसको हम यूज करते हैं ना। तो ये स्थिति है दिखावे की।
तो संसार अभी कैसी स्थिति हो गई शहरों में कि दिखावे की वजह से, चकाचौंध भरी जिंदगी की वजह से हमारे जीवन का आनंद समाप्त होता जा रहा है। इन 3 पंक्तियों के भावार्थ को हम एक साथ समझ सकते हैं इस प्रकार से कि अरे बंधु, चलो चलते हैं ऐसे वन प्रदेश में जहां बहुत सारे पक्षी कलरव कर रहे हों। और ये उन्होंने आगे बोला कि मैं शहर में जो ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोग भ्रमित हो चुके हैं, उनके लिए सुख का संदेश धारण करता हूं और देना भी चाहता हूं, ताकि वे भी ऐसे आनंद को प्राप्त करें। चकाचौंध भरी जिंदगी ने, जिसने जीवन के रस को हर लिया है, आनंद को नष्ट कर दिया है, उसे ये अपने जीवन के आनंद को नष्ट न करें। काश मुझे पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण मिल जाता। जो 7वीं पंक्ति है, 7वें पद है कि 3 पंक्तियां हैं, उसमें बताया गया है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। प्रस्तर यानी पत्थर, प्रस्तर तले पत्थर के तल पर, लता तरु गुल्मा, लता यानी होता है, कुछ पौधे होते हैं जो दूसरों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लताएं। तरु यानी हो गया वृक्ष, पेड़, गुल्म यानी झाड़ियां, जो छोटे पौधे हैं, छोटी झाड़ियां हैं। तो कवि ने कहा कि झाड़ियां, पेड़ और लताएं पत्थर के तल पर यानी पत्थर पर न भवंतु पिष्टा, पिसने नहीं चाहिए। अब यहां पे पिसने से मतलब है कि नष्ट नहीं होने चाहिए। पथरीली सभ्यता में पेड़ पौधे नष्ट नहीं होने चाहिए। अब पथरीली सभ्यता क्या है? अब देखिए ना, अब ये अपना, हम सूरत में वेसू को ही ले लेते हैं। 10 साल पहले जो यहाँ पे आते होंगे उनसे जरा आप बात करके देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ करता था। मैं खुद आया हूँ, मैंने देखा यहाँ पे पेड़ पौधे और खाली जगह, एकदम बहुत आनंदमय स्थान, शांति दिखता था कभी। और आज आप आके देखिए, आपको केवल यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, गाड़ियाँ दिखेंगी, और क्या दिखेगा? ध्वनि प्रदूषण दिखेगा। तो कह सकते हैं कि अब ये इसमें बात क्या हो रही है कि प्रकृति को पीसा गया, वेसु की प्रकृति को पत्थरों में पीस दिया गया, आप कह सकते हैं छोटे शब्दों में। तो पंक्ति का पूरा अर्थ इस प्रकार होता है कि लताएं, पेड़ और झाड़ियां पत्थर के तल पर पिसने नहीं चाहिए, अर्थात नष्ट नहीं होने चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, पाषाणी सभ्यता क्या है? पाषाण यानी पत्थर, पत्थर वाली सभ्यता यानी कल्चर, पथरीली सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में, स्यात नहीं होनी चाहिए, समाविष्टा प्रवेश नहीं करनी चाहिए। यानी प्रकृति, जो प्राकृतिक सभ्यता है, अच्छी सभ्यता जहां हम प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, ऐसी सभ्यता में पाषाणी सभ्यता नहीं आनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता से अर्थ है, हमने एक शब्द सुना है, कंक्रीट के जंगल बढ़ते ही जा रहे हैं और पेड़ पौधे कटते ही जा रहे हैं। तो पाषाणी सभ्यता बोला गया है, जो ये बिल्डिंगें, जो घर, जो आधुनिकीकरण होता जा रहा है तेजी से, जिसकी वजह से पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, उनके लिए बोला गया है कि ये पाषाणी सभ्यता हमारे प्राकृतिक सभ्यता में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जैसे प्राकृतिक सभ्यता में प्रवेश करेगी, प्राकृतिक अवस्था में जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे धीरे धीरे प्रकृति नष्ट होती जाएगी। अगली पंक्ति, मानवाय जीवनम कामये, मानवाय मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं। कवि ने कहा कि मैं ये जो अभी तक बातें कर रहा था कि प्राकृतिक स्थिति में कैसे पहुंचे, प्रकृति के गोद में कैसे जाएं, तो उसने बोला कि मैंने ये जब सोच रहा हूं ना, कि उसमें मेरी एक कामना है, मानवाय जीवनम कामये, हम मनुष्य के लिए जीवन की कामना कर रहे हैं। नो जीवन मरणम, जीवन रूपी मृत्यु की कामना नहीं कर रहे हैं। जीवन रूपी मृत्यु क्या है? ऐसा जीवन जो मरने के समान है। बच्चों, हम बचपन की अपनी बात बताते हैं कि बचपन में हमने देखा कि कोई बुजुर्ग जो 90 वर्ष का है, 85 वर्ष का है, 95 वर्ष का है, कोई टैबलेट खाते हुए नहीं देखा। केवल 2 से 3% लोगों की ऐसी स्थिति थी, बहुत कह सकते हैं 5%।
90 से 95% ऐसे लोग थे जो कभी दवा नहीं खाते थे, इस भोजन से वे स्वस्थ थे उस उम्र में भी। लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। 90 से 95% लोग 95 की उम्र की बात तो छोड़िए, 45 और 50 यहाँ तक कि 40-35 में दवा को, भोजन का, जैसे हम खाने में चटनी अचार पापड़ रखते हैं वैसे टैबलेट भी आ गया, खाना खाने के बाद टैबलेट लेंगे, ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। यानी एक खाने जैसा हो गया है, टैबलेट दवाइयां बन चुकी हैं। तो इसलिए कवि चाहते हैं कि जो प्राकृतिक अगर जीवन हम जिएंगे तो ये हमारा जीवन मृत्यु के तुल्य नहीं होगा, यानी मरण जैसा नहीं होगा कि हम मरने की इच्छा करें, मरेला जीवन नहीं जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, जब तक जिएंगे खुश रहेंगे। तो उसने कहा कि मनुष्य के लिए हम जीवन की कामना करते हैं, मृत्यु रूपी जीवन नहीं चाहते भाई, जिसमें कि जीवन जीते जी मरा जैसा रूप होए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने कहीं पढ़ा यूरोप के किसी देश में कि 10,000 लोगों ने अपने उनकी उम्र करीब 50 से 55 होगी, उन्होंने अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है सरकार से। तो आप समझ सकते हैं कि लोग जीना नहीं चाहते, परेशान है विभिन्न रोगों से। ये सबसे बड़ा इसका कारण है प्रकृति का नष्ट होना, और प्रकृति से जैसे जैसे हम दूर होंगे वैसे वैसे ये स्थिति बढ़ती जाएगी। पूरी 3 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि पथरीली सभ्यता में, यानी पत्थरों के नीचे पेड़, लताएं और झाड़ियां नहीं नष्ट होनी चाहिए। हमारे प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैं मनुष्य के लिए अच्छे जीवन की, आनंदमयी जीवन की कामना करता हूँ। मैं जीवन रूपी मृत्यु की नहीं कामना करता कि जिसमें जीवन जीते जी लोग मरे के समान रहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ये जो हमने पाठ शुचि पर्यावरणम पढ़ा उसका भावार्थ समझा, और आगे इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं हमने थोड़ी बहुत चर्चा पहले की है। तो इसके आधार पे आप एक पदीय उत्तर और एक वाक्य उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर लिख लें, और उसके बाद हम पुनः मिलेंगे इस विषय को लेकर। धन्यवाद, शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।